तो देखें, बातें तो बहुत हैं, बातें तो होती रहेंगी, बात से बात निकलती जाएगी, बात बढ़ती जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको जल्द से जल्द गाइड करना स्टार्ट करूँ। तो अब बातें आपको साथ साथ जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई, जो कुछ हुआ, आपको मैं बताता जाऊँगा। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुझे कहाँ से ख़्याल आया कि मुझे कुछ इस तरह शुरू करना चाहिए कि जिससे वाकई में लोगों की हेल्प हो सके। और जो डिज़र्व करते हैं लोग, जिनके पास सोर्सेज नहीं हैं, तो वो इंटरनेट अब ऐसी चीज़ है जो हर बंदे की पहुंच में है आजकल। तो आप देखेंगे बच्चे से बच्चा भी है तो वो स्मार्टफ़ोन, और आम से आम बंदा भी स्मार्टफ़ोन। इवन कि आपके घर के पास अगर कोई स्वीपर आता है तो उसने भी स्मार्टफ़ोन उठाया हुआ होता है। फेसबुक वगैरह ये सब चीज़ें तो हर बंदे की पहुंच में है। तो इस तरह हेल्प की जाए, मैंने ये सोचा। अब अकेडमीज़ ऐसी जगहें हैं जहाँ हर बंदा नहीं जा सकता। बहुत से लोग होते हैं जाना चाहते हैं, टैलेंटेड होते हैं, और जेब में बस पैसे नहीं होते तो वो लोग रह जाते हैं। और कोई ख़ास उस तरह, अब एकेडमी भी आप देखें ना, कोई ख़ास उस तरह हेल्प तो नहीं है। तो बस अब बहुत से लोग इस वजह से रह जाते हैं कि प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है उनके पास। तो मेरा ये जो जो भी मेरा इरादा है वो सब यही है कि लोगों की एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया जाए कि जिससे, अब देखें आईएसएसबी तो कंटिन्यूस चीज़ है, कंटिन्यूस रहेगी। तो सॉरी, मेरा ये इरादा है कि लोगों की एक इस तरह से गाइडलाइन दे दी जाए कि लोग जब आएँ, ये मेरी वीडियोस पढ़ें यूट्यूब पे, वीडियोस उठाएं, ए टू जेड सुने, और उनको सारा अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, उनको एक गाइडलाइन मिल जाए कि हाँ हमने क्या करना है, किस तरह जाना है, किस रास्ते पे चल के जाना है। और मैं आपको एक रास्ता बता दूँगा। एक होती है ना इंजन स्टार्ट करने वाली एक की होती है, वो मैं आपको दे दूँगा, इंजन स्टार्ट कर दूँगा बस। तो बस आप लोग मैं मुझे यही चाहिए, मुझे आप लोगों की दुआ चाहिए। और मुझे इससे ज़्यादा आपसे कोई लालच नहीं है, मुझे 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है आप लोगों से। तो अब बस मेरा यही मकसद था कि मुझे कहाँ से ख़्याल आया, वो ख़्याल ये था कि अपना मेरा छोटा भाई था, उसकी मैं हेल्प नहीं कर सका। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार वो इधर उधर फिरता रहा, इधर उधर वो ख्वार होता रहा, और तंग भी हुआ, और एंड पे उसको मिला भी कुछ नहीं। अकेडमीज़ गया इधर ये वो। तो बाद में फिर उसको मैंने सही से गाइड किया। उसके बाद 5 लड़के और थे, उनको गाइड किया। तो उन सबको मैंने गाइड किया, और 5 जो थे, 5 के 5 अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकमेंड हुए। और उनमें से 3 थे जो स्ट्रांगली रिकमेंड हुए, और बाकी भी चले हो ही गए जैसे भी। तो मेन चीज़ ये है कि गाइडलाइन, तो अब लोगों के पास गाइडलाइन नहीं है। अब मैं आपको दूंगा, इंशाल्लाह सारी गाइडलाइन दूंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो कि किस वजह से क्या चीज़ें देखी जाती हैं, आईएसएसबी में क्या करना चाहिए, शुरू से लेकर एंड तक क्या करेंगे तो कामयाब होंगे, और कहाँ गलती करेंगे तो नाकाम होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा। और इसके अलावा ये देख रहे हैं आप, ये लोगो एक बना हुआ है। तो ये लोगो कोई ऐसा मेरा मकसद नहीं है कि मैं कोई एकेडमी वगैरह खोलूँ इस लोगो से, या कोई कोई ऐसे आपको कोई सोचने की या ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। ये वैसे बस एक मैंने लोगो बनाया कि कोई पहचान होनी चाहिए बंदे की। अब मैं आपको वैसे तो नहीं बता सकता कि मैं इधर काम करता हूँ, ये मेरी यूनिट है, या ये मेरा ये वो सब कुछ ऐसा, मैं ऐसे तो मैं आपको नहीं बता सकता। तो क्योंकि उसके वो फिर आपके लिए भी मसला है, मेरे लिए भी मसला है। तो बाकी मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह आपको सारी गाइडलाइन दूंगा। और चलें, मैं फिर आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। और ये आपको बताता चलूँ कि जो भी मैं आपके लिए जो भी ये वीडियो बना रहा हूँ, ये काम से गरीबों वाले मोबाइल से बना रहा हूँ, स्मार्टफ़ोन है ये भी। तो आप मैं होप करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को माइंड नहीं करेंगे। जी बस 1 मिनट में ये ज़रा ये पेन निकाल लूँ। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने बनाई इसी तरह आपको समझाने के लिए, ये मैंने एक प्रेजेंटेशन टाइप बनाई है। तो इसमें मैंने जो लिखा है, कोर्सेज़ ऑफर्ड बाय पाकिस्तान आर्मी, यानी कि हर साल जो पाकिस्तान आर्मी के कोर्सेज़ आते हैं, वो उनमें से एक जो फर्स्ट नंबर पे मैंने लिखा है पीएमए लॉन्ग कोर्स।
सेकंड पे ग्रेजुएट कोर्स, थर्ड पे टेक्निकल कैडेट कोर्स और फोर्थ पे मेडिकल कैडेट्स। तो पीएमए लॉन्ग कोर्स क्या चीज़ है? ये पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, पीएमए से बनता है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। तो लॉन्ग कोर्स से क्या मुराद है? मतलब कि इनकी ट्रेनिंग जो टेन्योर है वो लंबा होता है। तो आम कोर्सेज़ की निस्बत इनका ट्रेनिंग जो होती है वो पीएमए में लंबी होती है, इस वजह से ये लॉन्ग कोर्स इसका नाम दिया गया। और मोस्टली जो जर्नल्स और ज़्यादा प्रमोशंस जो हैं वो इसी कोर्स के थ्रू होती हैं, और सबसे कामयाब पीएमए लॉन्ग कोर्स ही है। तो इसकी क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं? इसके लिए इंसान को एफएससी पास करना मस्ट है 60% मार्क्स के साथ। आपके एफएससी में अगर 60% मार्क्स होंगे तो आप पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं। और पीएमए लॉन्ग कोर्स में अब बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं अभी सेकंड ईयर कर रहा हूँ, तो सेकंड ईयर के दौरान मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि जैसे सेकंड ईयर, अगर फर्स्ट ईयर में आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं और सेकंड ईयर में आप पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको जैसे ही आपके तकरीबन आपके पेपर, अभी बोर्ड के पेपर होने हैं सेकंड ईयर के, और उस दौरान जो कोर्स अनाउंस होता है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप कॉलेज से हॉप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ओके, मैं सेकंड ईयर में भी 60% मार्क्स ले लूँगा, एफएससी में कुल मिला के 60% ले लूँगा, और हॉप सर्टिफिकेट पे आप अप्लाई कर सकते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स में। तो ये इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, अखबार पे भी आती है, और सोशल मीडिया, ये फेसबुक वगैरह पे पेजेस वगैरह जितने भी आईएसएसबी के हवाले से बने हुए हैं, पीएमए लॉन्ग कोर्स के हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से जितने भी पेजेस बने हुए हैं, ग्रुप्स वगैरह, उनमें आप ऐड हो जाएं तो इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। हर बंदे को पता लग जाता है कि इधर उधर से कहीं ना कहीं से कि लॉन्ग कोर्स अनाउंस हुआ है। तो साल में 2 बार आता है लॉन्ग कोर्स, और लॉन्ग कोर्स में भी कैटेगरीज होती हैं, एक इवन हो गया, एक ओड हो गया। तो इवन ओड के चक्कर में आपको अभी नहीं मैं डालता आपको, और ये बता दूँ कि ये ग्रेजुएट कोर्स है, ये अगला जो कोर्स है ये वाला। तो ये ग्रेजुएट कोर्स में आपके पास बीए की डिग्री होना लाजमी है। तो ये ऊपर वाले जितने भी ये 3 कोर्सेज़ हैं ना, आईएसएसबी होती है इनकी। और ये जो मेडिकल कैडेट्स जो है ना, इनकी कोई उस तरह आईएसएसबी वगैरह नहीं है, बस इनका वही आम सा एक इंटरव्यू वगैरह, इनकी आईएसएसबी वगैरह नहीं है। तो ये जो ऊपर के 3 कोर्सेज़ हैं ये आईएसएसबी में इंक्लूड होते हैं। तो आईएसएसबी होती तीनों फोर्सेस में। अब तीनों फोर्सेस के डिफरेंट कोर्स अनाउंस होते हैं, तो वो मैं आपको सारे बताता हूँ। ये देखें नीचे, ये बाकी भी लिखे हैं। तो ग्रेजुएट कोर्स में आपके पास कम से कम बीए की डिग्री होना लाजमी है, और आपके पास बीए होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट कोर्स में। और आप ग्रेजुएट कोर्स में अप्लाई करेंगे, 1 साल की आपकी सिर्फ ट्रेनिंग होगी उधर पीएमए में। उसमें आपको ग्रेजुएशन नहीं कराई जाएगी, उसमें बस आपको वार एंड टैक्टिक्स और इस तरह की डिफरेंट जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। आपकी ये फ़िज़िकल और ये सारी चीज़ें होंगी, उस पढ़ाई आपकी उस लिहाज से नहीं होगी। और पीएमए लॉन्ग कोर्स जो है, इसमें आपको ग्रेजुएशन भी कराई जाएगी, यानी एक तरह से आपको बीए की डिग्री भी दी जाएगी, और उसके साथ साथ आपको मिलिट्री ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। पीएमए लॉन्ग कोर्स का जो टेन्योर है वो 2 साल है, और ये ग्रेजुएट कोर्स का जो टेन्योर है वो 1 साल है। यानी लॉन्ग कोर्स जो है उसकी ट्रेनिंग 2 साल है पीएमए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल एबटाबाद में, और जो ग्रेजुएट कोर्स है उसकी ट्रेनिंग 1 साल है। और फिर आ गया ये टेक्निकल कैडेट कोर्स। तो टेक्निकल कैडेट कोर्स क्या चीज़ है? ये साल में 1 बार आता है। तो इसमें जो अप्लाई करने की, इसमें भी एफएससी के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये है कि आपके मार्क्स अच्छे हों एफएससी में, कम से कम भी आपके ना 85 से 90% तक आपके मार्क्स हों, तो आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। गारंटी है आपकी कि आप अगर आईएसएसबी रिकमेंड कर जाते हैं तो आप मेरिट में आ जाएंगे, वरना आप इसकी सोच ना रखें। अगर आपके मार्क्स कम है, 60% के करीब हैं,
या 70% या 80 तक भी हैं तो आप PMA लॉन्ग कोर्स के लिए जाएं। मैं तो आपको यही कहूँगा ये बेस्ट है, इसमें प्रमोशन के चांसेस भी ज़्यादा हैं। जर्नल तक जितने लोग जाते हैं मोस्टली PMA लॉन्ग कोर्स के होते हैं। ग्रेजुएट कोर्स के भी बने हैं जर्नल्स, ऐसी बात नहीं है, चार जर्नल्स ग्रेजुएट कोर्स के हैं, लेकिन मोस्टली जितनी प्रमोशंस रैंक पे जितने भी बंदे हैं वो सारे PMA लॉन्ग कोर्स के हैं। तो मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आपने FSC की है तो आप इधर उधर ना जाएं, आप PMA लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करें। और उसके बाद फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये टेक्निकल क्रेडिट कोर्स है, इसमें आपका क्या है कि FSC आपने की, आपने ISSB दी, आपका मेरिट लगा, आप सेलेक्ट हो गए, तो आपको अब टेक्निकल क्रेडिट कोर्स के में आगे आपको इंजीनियरिंग करवाई जाती है और PMA लॉन्ग कोर्स में सिंपल BA कराया जाता है। तो टेक्निकल क्रेडिट कोर्स में आपने अप्लाई किया, आपको इंजीनियरिंग कराई जाएगी और साथ साथ आपकी हल्की फुल्की मिलिट्री ट्रेनिंग भी होगी। तो 4 साल की आपकी इंजीनियरिंग होगी। ये आप देखते होंगे कॉलेजेस EME हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और ये MCE रिसालपुर में, और इसी तरह डिफरेंट कॉलेजेस हैं आर्मी के, उनमें ड्रिल वगैरह भी होती है और इसी तरह मुख्तलिफ़ एक्सरसाइजेस वगैरह भी होती हैं और साथ साथ पढ़ाई भी होती है। ट्रेनिंग कोई इतनी टफ़ नहीं होती इनकी, इनमें 4 साल आपको ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस किया जाता है। तो इसमें 4 साल की आपको इंजीनियरिंग कराएंगे और उसके बाद आपकी 1 साल PMA में ट्रेनिंग होगी। तो वो मस्ट है, वहाँ PMA में जो रगड़ा लगना है वो तो लगना है, तो वो तो सारों को बराबर लगना है फिर। तो और बाकी आगे मेडिकल कैडेट्स हो गया, तो इसके बारे में आपको यही बताऊंगा कि सॉरी इसके बारे में आपको ये बताऊंगा कि इसमें आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। बायो आपके पास है तो हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता चलो, PMA लॉन्ग कोर्स में आपके पास प्री मेडिकल था या प्री इंजीनियरिंग था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्री मेडिकल के थे या प्री इंजीनियरिंग के थे, आप PMA लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्री मेडिकल के हैं तो आप टेक्निकल क्रेडिट कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हैं तो आप मेडिकल कैडेट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास प्री मेडिकल होना चाहिए। तो FSC आपकी प्री मेडिकल के साथ होनी चाहिए। तो इनकी कोई ISSB नहीं होती, इनका बस आम सा एक इंटरव्यू होता है, कोई इनकी मुश्किल सिलेक्शन नहीं होती, बस आपके FSC के मार्क्स अच्छे हैं, आपके टेस्ट के मार्क्स अच्छे हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आगे आ गया कोर्सेज ऑफर्ड बाय पाकिस्तान एयरफोर्स, ब्रांचेस ऑफ लॉन्ग कोर्स इन PF। लॉन्ग कोर्स से क्या मुराद, वैसे PF में कोई इस तरह नहीं होता कि जैसे PMA लॉन्ग कोर्स है, तो PF में जो है वो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं, जैसे साल में अनाउंस होती हैं, कोर्सेज़ तो नहीं कह सकते, ब्रांचेस कह सकते हैं। तो ये सारी वो ब्रांचेस हैं जिनका आता है, जिनकी ISSB होती है। इसके अलावा भी होते हैं, अब जैसे आर्मी में अब ये हो गया, दूसरा शॉर्ट सर्विस कमीशन आर्मी में हो गए, तो PMA में उधर उनको मजाक, एक तरह से मजाक में चाचा कहा जाता है। और एयरफोर्स में, पाकिस्तान एयरफोर्स में इसी तरह आता है शॉर्ट सर्विस कमीशन का, तो उसमें BSc MSc, BSc तो नहीं, MSc उनकी क्वालिफ़िकेशन होती है। मेडिकल कैडेट्स PF में वो नॉन GD की वैकेंसीज आती हैं, नॉन जनरल ड्यूटी, तो वो एक अलग चीज़ है, उनकी ISSB वगैरह नहीं होती। तो हाँ, ये आपको बताता चलूँ कि अगर आपके ISSB के दोनों चांस ज़ाया हो गए, आप नॉट रिकमेंडेड हैं, तो आप उस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में, क्योंकि उनकी तो ISSB नहीं है। तो बाकी उनकी ट्रेनिंग भी कोई ख़ास नहीं होती, 6 महीने की ट्रेनिंग है और फिर उसके बाद आर्मी में कैप्टन है और एयरफोर्स में ये फ़्लाइट लेफ्टिनेंट। अगर मेडिकल के हैं तो और स्पेशलाइजेशन है तो एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर, आर्मी में मेजर। तो उनकी उस तरह वो नहीं है, उनकी इस तरह ट्रेनिंग वगैरह इतनी कोई टफ़ नहीं है। तो वो और चीज़ है, वो इसलिए मैंने इधर मेंशन नहीं किया। मैंने यहाँ पे वही कोर्सेज़ मेंशन किए हैं जिनकी ISSB होती है। तो अब इधर सबसे पहले सबसे बेस्ट जो ब्रांच है पाकिस्तान एयरफोर्स में वो है जनरल ड्यूटी पायलट। तो जनरल ड्यूटी पायलट, ये GDP जिसको कहा जाता है, उसके लिए सबसे पहली मैं आपको जो देता चलूँ
सबसे जो ख़ास चीज़ है वो आपकी आई साइड जो है वो 6/6 हो। अगर आपकी आई साइड 6/6 नहीं है, मेडिकल के बाकी इश्यूज़ तो इधर उधर के रह गए, आप ग्लासेस लगाते हैं, आपकी आई साइट सही नहीं है, तो आप इधर कभी भी अप्लाई ना करें, ये चीज़ फिर आपके लिए नहीं है। हाँ, बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है पायलट बनने की। कुछ लोगों की आई साइट 0.25 वीक हो गई, तो वो इंक्रीज़ हो सकती है। वो मैं आपको बहुत सी आगे आई एक्सरसाइजेस बताऊंगा अगर कोई मुझसे पूछता है तो। अगर कोई मुझे इस तरह ईमेल करता है कि मुझे आई साइट के एक्सरसाइजेस बताएं या आई साइट कैसे इम्प्रूव की जाए, मेरी इतनी वीक है, और उसको शौक़ है, जुनून है इसमें जाने का, जनरल ड्यूटी पायलट में, तो मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगा, उसको मैं बताऊँगा आई साइट इम्प्रूव हो जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और बस ये बताता चलो, जीडीपी के लिए जो सबसे पहली जो चीज़ है वो यही है, आई साइट है। बाकी मेडिकल कैटेगरी, मेडिकल फिटनेस, ये A4G1 ये सब चीज़ें ये बाद में आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो इसी तरह यही PMA लॉन्ग कोर्स वाली क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। जैसे आपकी ये FSC की, आपने FSC के बाद FSC में आपके 60% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं जनरल ड्यूटी पायलट के लिए। तो इसके लिए आपने अप्लाई किया, फिर आपकी ISS पहले, सबसे पहले तो आपका इनिशियल टेस्ट होगा, चलो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की अगली ब्रांच होगी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो भी FSC है, और उसमें लेकिन आपके पास प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए। क्योंकि इंजीनियरिंग आपको आगे कराएंगे तो लाजमी बात है प्री इंजीनियरिंग हो। आपके पास प्री इंजीनियरिंग है और आपके 65% मार्क्स हैं FSC में, तो आप इस ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं आप कर सकते। 65% मस्ट हैं। उसके बाद एयर डिफेंस एडमिन लॉजिस्टिक्स, और ये लॉजिस्टिक्स तो अभी तकरीबन नई ब्रांच आई है, इसका अभी चौथा के पांचवा कोर्स चल रहा है। तो पहले ये होता था कि जीडीपी से जो लोग ग्राउंड हो जाते थे उनको लॉजिस्टिक्स में डाल दिया जाता था, लेकिन अब चेंज हो गया, अब लॉजिस्टिक्स अलग से इन्होंने एक ब्रांच निकाल लिया। तो आपको ये कहूँगा कि अगर आप जीडीपी के लिए फ़िट नहीं है, और हाँ, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सेम चीज़ है, जैसे CAE का जो लिखा हुआ आता है ना कोर्स, ये सेम चीज़ है जैसे TCC है। ये भी इंजीनियरिंग करते हैं, ये भी इंजीनियरिंग करते हैं। ISS भी, इनकी भी वैसी होगी जैसी इनकी होगी। और हाँ, मार्क्स अब रिक्वायरमेंट 65% की है, लेकिन मेरिट में आने के लिए आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं 85 से 90% के बीच, तो जो फाइनल मेरिट लगता है SSB के बाद उसमें आप आ जाएंगे, वरना आपका चांस नहीं है। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपकी आई साइड वीक है, आप जीडीपी में नहीं जा सकते, आप इंजीनियरिंग की तरफ आना चाहते हैं तो आप आ जाएं, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप इंजीनियरिंग की तरफ ना आएँ तो बेहतर है। नहीं तो आप सारी आगे चले तो जाएंगे, आप पछताएंगे, आप कहेंगे कि फंस गया हूँ मैं एक तरह से। तो जाते हैं लोग करने वाले जिनको शौक़ होता है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए मशवरा दे रहा हूँ जो पढ़ाई में वीक रहे हैं, जिन्होंने, वीक कोई नहीं होता, जिन्होंने ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दी, जिनके कोई इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। क्योंकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको PF एकेडमी रिसालपुर में टफ़ ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, साथ साथ 4 साल, और साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो वो बहुत सा इस तरह मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, फिर लोग तब जाके ब्रांचेस चेंज करा रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ बाकी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आप सरवाइव कर सकते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आप बेशक जाएं। तो हाँ, आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर आपको प्रमोशन के पीछे जाना है और आपकी आई साइट वगैरह हर चीज़ फिट है, तो आपकी पहली प्रायोरिटी जो है ना वो जीडीपी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर चीफ़ बनेगा ना, एयर चीफ मार्शल जिसको कहते हैं, आर्मी के जनरल के इक्वल होता है, तो 4 स्टार ऑफिसर होता है, तो वो जीडीपी का ही बनेगा। जीडीपी के अलावा किसी ब्रांच का नहीं बनता चीफ, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। उसके अलावा आगे अगली ब्रांच है एयर डिफेंस। तो एयर डिफेंस के बारे में आपको ये बताता चलूँ कि ये बहुत बेस्ट ब्रांच है उन लोगों के लिए
जो जो जिनकी आई साइट वीक है, जिनको लगता है वो जीडीपी में जिनका शौक़ जीडीपी की तरफ नहीं है, पायलट नहीं बनना चाहते, और जो इंजीनियरिंग की तरफ भी नहीं जाना चाहते, इतने ब्रिलियंट नहीं है पढ़ाई में, तो वो एयर डिफेंस में अप्लाई करें। तो एयर डिफेंस की लिए कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। आईएसएसबी भी एक तरह से, आईएसएसबी वैसे कहा जाता है कि इक्वल है सारों की, लेकिन एयर डिफेंस में कोई इतना ख़ास नहीं देखा जाता। हाँ, गुंजाइश है एयर डिफेंस में सिलेक्ट होने की, इंसान सिलेक्ट हो सकता है। और बाकी लॉजिस्टिक्स वगैरह इसमें भी सिलेक्शन इजी है, कोई इतनी टफ नहीं है, और एडमिन वगैरह इसमें भी। लेकिन हाँ, जीडीपी के लिए जो सबसे टॉप जो ब्रांच है जनरल ड्यूटी पायलट, इसके लिए आपकी सिलेक्शन बहुत हाई लेवल की होगी। आपको हर तरह से चेक किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एक एक बच्चा है वो जब जहाज़ लेके जाता है हवा में, तो जहाज़ इतना महंगा जहाज़, बिलियन ऑफ डॉलर्स का जहाज़ जो है, वो ऐसे ही तो नहीं किसी को पकड़ा दिया जाता। उसके लिए बंदे के पास काबिलियत होनी चाहिए, बंदा किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करता है, तो उसमें बहुत सारी आपकी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन कोई मुश्किल भी नहीं है सिलेक्शन, इंसानों में से पायलट बनते हैं। अगर मेहनत की जाए तो इंशाल्लाह आप लोगों में से भी बहुत से पायलट निकलेंगे। तो बाकी मेरा काम था आपको गाइड करना। एडमिन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एयर डिफेंस में भी, लॉजिस्टिक्स में भी। एडमिन का आपको बताता चलूँ, एडमिन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन की ब्रांच है। पाकिस्तान एयर फोर्स के जितने बेसिस होंगे उनमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं एडमिन वाले। होते सारे ऑफिसर ही हैं, जितने भी ये कोर्सेज़ मैंने लिखे हैं ये सारे ऑफिसर्स होते हैं। एयर डिफेंस वाले एयर डिफेंस का काम करते हैं, और वो एयर डिफेंस का किस तरह, जैसे रेडार वगैरह पे इनकी ड्यूटी होती है इस तरह। और लॉजिस्टिक वाले सप्लाई वगैरह का काम करते हैं, मुख्तलिफ आइटम्स वगैरह इधर से उधर सप्लाई करने और ये वो चीज़ें। तो ये सब लॉजिस्टिक्स के अंडर आता है। आगे कोर्सेज़ ऑफर्ड बाय पाकिस्तान नेवी। तो पाकिस्तान नेवी का आता है, एडवर्टाइजमेंट आती है, न्यूज़पेपर पे भी आती है, और इसी तरह सोशल मीडिया, इंटरनेट और हर जगह आती है कि ये पाकिस्तान पीएन कैडेट नेवी, ये लिखा हुआ आता है। तो पाकिस्तान नेवी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी आगे मुख्तलिफ ब्रांचेज़ होती हैं, वो ब्रांचेज़ बाद में दी जाती हैं। तो इसमें आपको पीएन कैडेट जो है, ये भी एक कमीशन की टाइप है। तो जिन लोगों को नेवी की तरफ जाने का शौक़ है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें, वो नेवी की तरफ जाएं। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये मैंने खुद ही ये क्वेश्चन बनाए कि हाउ टू अप्लाई, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, इनएलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस एक्सेट्रा, और टाइप्स ऑफ कोर्सेज, ओड या इवन, इन विच कोर्स शुड आई अप्लाई। तो आपको ये बताता चलूँगा, देखें अब हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई किस तरह करना है उसके लिए ये देखें, ये नीचे वेबसाइट्स हैं www.joinpakistanarmy.government.pk, ये इसी तरह ये वेबसाइट आप अपने पास नोट कर लें। और आर्मी की ये वेबसाइट है, नेवी की ये है, और पाकिस्तान एयरफोर्स की ये है। तो जब वैकेंसीज़ अनाउंस होती हैं तो आपने जिस कोर्स में अप्लाई करना है आप इन वेबसाइट्स पे जाएं। ये वेबसाइट आप लिखें ब्राउज़र में, और जाके इन वेबसाइट्स पे साइट पे नोटिफिकेशन आई हुई होती है कि ये कोर्स अभी ओपन हुए हैं, तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको उसके लिए अपने सारे आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके पास होने चाहिए, आपके बे फॉर्म या CNIC नंबर और ये सारी चीज़ें, वो जब आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स को आप नोट कर लें। और उसके अलावा आपको मैं ये बताता चलूँ कि क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया क्या है, क्या रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं एलिजिबिलिटी की और इनएलिजिबिलिटी की। अब एलिजिबिलिटी के लिए जो सबसे पहली जो कंडीशन मस्ट है वो है कि, यानी कि आप अप्लाई करने के लायक हैं कि नहीं हैं। तो किस तरह पता लगेगा कि आप अप्लाई करने के लायक हैं? तो जैसे
सबसे फर्स्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी नेशनैलिटी है। पाकिस्तानी होना ज़रूरी है आपके लिए। और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी डुअल नेशनैलिटी है तो आपको एक नेशनैलिटी सरेंडर करनी पड़ेगी अपनी, तो आपके लिए पाकिस्तानी होना लाजमी है। उसके अलावा आपके एफएससी में 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आपके एफएससी में 60% मार्क्स नहीं हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा आगे ये रिकमेंडेशन ये और चीज़ है। और बाकी मैं आपको बताता चलूँ कि हाँ, अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं वो चलें, वो रिपीटर्स के लिए वो बात है। जो दोबारा एसएसबी दे रहे हैं वो बातें मैं बाद में बताऊँगा। तो आगे मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनएलिजिबिलिटीज़ की कंडीशन क्या है, कि आप इनएलिजिबल किस वजह से हैं अप्लाई करने से। या तो आपके ऊपर आप किसी भी मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन से विदड्रॉ हैं, ये निकाले गए हैं। तो जैसे ट्रेनिंग एकेडमी हो गई, वहाँ से अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जैसे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, काकूल, पीएफ एकेडमी रिसालपुर, और इसी तरह नेवल एकेडमी है, तो वहाँ से अगर आपको निकाला गया या आप सर्विस में थे, जैसे आप नॉन कमीशन में थे, जैसे कि एयरमैन और सूबेदार, हवलदार, ये जो सोल्जर होते हैं आर्मी में, आपको वहाँ से निकाला गया, फिर आप कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। उनको इजीली पता लग जाता है, सारा रिकॉर्ड होता है, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। उसके अलावा आपके ऊपर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, या आपके करीबी कोई थाने में आपके ऊपर एफआईआर हुई हुई है, या फिर आपको हेपेटाइटिस बी या सी या कोई इस तरह की एड्स वगैरह इस तरह की कोई डिज़ीज़ हो चुकी है या है, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। उसके अलावा आप अगर फ़ाइनल सिलेक्शन बोर्ड से अनफिट करार दिए जा चुके हैं, तो चलें वो चीज़ एक रिपीटर के लिए, इधर मैं जो भी बता रहा हूँ फ्रेश लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो अप्लाई करने का प्रोसीजर आगे मैं आपको बताता हूँ। तो हाँ, टाइप ऑफ कोर्सेज़, ये जो मैंने लिखा ये चीज़, तो इसमें आप देखें टाइप ऑफ कोर्सेज़, एक ऑड कोर्स हो गया, एक इवन कोर्स हो गया। तो आपको किस में अप्लाई करना चाहिए, बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। तो देखें ऑड और इवन कोर्स क्या चीज़ है। जैसे 135 हो गया, 137 हो गया, 139 हो गया, 135 PMA लॉन्ग कोर्स, और 133 PMA लॉन्ग कोर्स, 137। तो ये जो कोर्स है ना, ये आपके जो हो गए। अब ये जो कोर्सेज़ है ना, 135 अनाउंस हुआ और 137 लॉन्ग कोर्स अनाउंस हुआ, कोर्सेज़ का जो आगे नंबर लिखा हुआ होता है, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 135 में आप फ़र्ज़ करें आपने अप्लाई किया, तो उसमें जो हैं वो कैडेट कॉलेजेस वाले बच्चे जो होंगे वो आईएसएसबी के लिए नहीं आए होंगे, उसमें सिर्फ सिविलियंस होंगे। तो उसमें आपका चांस है कि आप सिलेक्ट हो जाएं, क्योंकि उसमें इक्वलिटी हो गई। लाज़मी बात है, एक बंदा कैडेट कॉलेज में रहे शुरू से, तो वो उसको प्रेफरेंस भी दी जाती है, और वो इन चीज़ों में ज़्यादा इन भी होता है, तो उसके चांस ज़्यादा होते हैं फिर रिकमेंड होने के। तो वो अब एक चीज़ हाईलाइट है और एक चीज़ डार्क में है, तो आप वही चीज़ पढ़ेंगे जो हाईलाइट है। तो कैडेट कॉलेजेस वाले आपके साथ इस तरह जैसे वो हाईलाइट हुए हुए हैं पहले से। तो आपके लिए जो कोर्स बने हैं वो 135 है, 137 है, 139 है, इस तरह के जो कोर्सेज हैं। और दूसरे जो कोर्स हो गए 136 PMA लॉन्ग कोर्स, 138 PMA लॉन्ग कोर्स, इनमें मोस्टली इनमें जो जाते हैं मिलिट्री कॉलेज जेलम, मिलिट्री कॉलेज मरी, और इन कैडेट कॉलेज के बच्चे ज़्यादातर जाते हैं और वो आईएसएस भी देते हैं इनके साथ। तो इसमें सिविलियंस के रिकमेंड होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। ये नहीं कि रिकमेंड नहीं होते, रिकमेंड होते हैं, लेकिन वो जो ब्रिलियंट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, क्योंकि आपको फिर compete करना है उनके साथ। तो अगर आप इतने कोई गुड नहीं हैं तो आपको रिकमेंड होना है, आपको लग रहा है कि आप उनके साथ compete नहीं कर सकते, तो आपके पास चॉइस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 135 में अप्लाई कर सकते हैं, 137 में, 135 तो गुजर गया, 139 अभी, 139 तो ब्रिलियंट
अपॉर्चुनिटी है, कोर्स है बहुत ज़बरदस्त। किस तरह? क्योंकि 139 में अभी सुनने में ये आया था कि PMA में जो है वो 4 कंपनीज़ का इजाफ़ा किया गया है। तो हाँ, क्या बता रहा था मैं, हाँ, PMA में जो है 4 कंपनीज़ का इजाफ़ा होगा, जिसकी वजह से कैडेट्स भी ज़्यादा सिलेक्ट होंगे। जैसे वह ये 135 PMA लॉन्ग कोर्स में ज़्यादा कैडेट्स की सिलेक्शन हुई थी और ज़्यादा कैडेट्स PMA काकूल गए थे फाइनली सिलेक्ट होकर। और ये इस 139 लॉन्ग कोर्स में बहुत से लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप अप्लाई कर दें, इंशाल्लाह आपके हक़ में बेहतरी होगी। क्योंकि इसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 4 कंपनीज़ का इजाफ़ा, एक कंपनी जो है PMA में, एक कंपनी में 30 कैडेट्स होते हैं। तो 4 कंपनीज़ का इजाफ़ा 3 4 12 120 कैडेट्स एक तरह से इस कोर्स में ज़्यादा जाएंगे PMA काकूल। क्योंकि आपने सुना होगा मोस्टली कैडेट्स रिकमेंड हो गए लेकिन फ़ाइनल कॉल नहीं आई, और वो लोग फाइनल मेरिट में नहीं आए तो वो लोग रह जाते हैं, वो लोग नहीं जा सकते PMA काकूल। तो अब इस चीज़ में आपको एडवांटेज होगा, लेकिन हाँ, रिकमेंड होना मस्ट है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आप मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप रिकमेंड हो जाएंगे। हर बंदे में कैपेबिलिटीज़ होती हैं, तमाम लोग बराबर होते हैं, तमाम लोगों का दिमाग बराबर होता है, तमाम लोगों को अल्लाह ने बराबर दिमाग दिया। किसी को किसी से 1 किलो ज़्यादा दिमाग नहीं दिया, किसी को 1 पाव ज़्यादा दिमाग नहीं दिया। अल्लाह ने तमाम इंसानों को बराबर दिमाग दे के भेजा है। तो अपने दिमाग से ये चीज़ तो आप निकाल ही दें कि मैं सेलेक्ट नहीं हो सकता। आप यकीन करें, मैंने लाइफ में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका चांस ही नहीं था, जिनको किसी को लगता ही नहीं था कि ये लोग भी सिलेक्ट होंगे, और वो लोग अभी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं आर्मी में। कोई लेफ्टिनेंट है, कोई किधर है, कोई किधर है, और खुश बाश होकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो लोग बातें करते थे वो बातें करते ही रह गए, और जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो आपका सबसे पहली चीज़, आपका अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। भरोसा होगा तो आप लाइफ में कुछ कर सकेंगे। भरोसा नहीं होगा तो फिर आपका काम मुश्किल है, फिर आप नहीं कर सकते कुछ। तो आपका पहली बात तो है अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। आपकी लाइफ का मोटो होना चाहिए। मोटो क्या होना चाहिए आपकी लाइफ का? आई कैन, आई विल। मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। तो आपका अपने ऊपर भरोसा, ये सबसे पहली मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। चलें, बातें मैं किसी और तरफ निकल गया बात करते करते। तो मैं आपको बताऊँ कि रजिस्ट्रेशन, हाँ, तो जब कोर्स अनाउंस होगा तो ये वेबसाइट्स में आपको लिखी हुई हैं, ये वेबसाइट्स हैं। ये वेबसाइट आप अपने पास नोट कर लें, और इन वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब ये देखें, मैंने लिखा हुआ है इधर, अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑन सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, फेसबुक पेजेस। ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। कि आपने आर्मी में अप्लाई करना है तो PMA लॉन्ग कोर्स में आप जाना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई तो तकरीबन थोड़ा टाइम लगेगा अप्रूव होने में। तो आपने जो ईमेल दी होगी वो आपके पास उसका पासवर्ड वगैरह होना ज़रूरी है। तो आर्मी वाले जो हैं वो ईमेल पे आपकी सेंड करते हैं, और आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाए, या फिर आपको अपना स्टेटस चेक करते रहना चाहिए उस वेबसाइट पे। तो वो फिर आपको दे देते हैं टेस्ट की डेट और टेस्ट का टाइम। रिटन टेस्ट होता है आपका, और इनिशियल टेस्ट हो गया। इनिशियल टेस्ट में आपका टेस्ट होता है रिटन टेस्ट, वैसे लिखा हुआ होता है उन्होंने प्रोस्पेक्टस पे, लेकिन वो रिटन टेस्ट नहीं होता, कंप्यूटर के ऊपर होता है वो टेस्ट। और वो जो टेस्ट है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट है वो वर्बल टेस्ट हो गया, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। दूसरा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, और थर्ड एकेडमिक टेस्ट। तो वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद वो जब आपका वो क्लियर हो जाता है तो आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है। फ़िज़िकल टेस्ट में आपकी ये रनिंग वगैरह और पुशअप्स, चिन-अप्स, स्माइल वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद फिर आपका प्रीलिमिनरी मेडिकल होता है।
जो उधर ही सिलेक्शन सेंटर पे होता है उसमें कोई डिटेल से नहीं चेक किया जाता। जो फाइनल मेडिकल होता है उसमें तो A to Z सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जो सिलेक्शन सेंटर पे होता है उसमें बस बेसिक बेसिक चीज़ें के बंदे में क्या कोई नुक्स तो नहीं नज़र आ रहा है, ये है वो है, वो ये चीज़ें इधर देखी जाती हैं। अगर कोई टेम्परेरी अनफिट है तो उसको टाइम दिया जाता है कि आप ये जैसे ओवर वेट होना या फिर अंडर चेस्ट होना, इस तरह के मसले। तो आपको हाउ टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स, तो आपको अगली वीडियो में आपके लिए बनाता हूँ। उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट किस तरह का होता है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या चीज़ है, और एकेडमिक टेस्ट आपके किस तरह के सवाल आते हैं, कौन से सवाल मोस्टली आते हैं, कौन से सवाल रिपीट होते हैं, और कुछ पेट सवाल हैं